दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, मैं आज बात कर रहा हूं नेपाल में सत्ता बदलने की स्क्रिप्ट। जेनजी से लेकर गगन थापा तक और ये सब डीप स्टेट का खेल क्या हो रहा है, आज चारों ओर चर्चा यही चल रही है डीप स्टेट की। आइए हम इस पर कुछ बहस करते हैं। क्या नेपाल में सरकारें सच में जनता बनाती है या फिर सरकारें पहले तय होती है और जनता को बाद में बताया जाता है? नेपाल में अब सरकारें नहीं बनती, सरकारें डिजाइन की जाती है और डिजाइन से सरकार बनती है। जेनजी विद्रोह कोई हादसा नहीं था मित्रों, वह एक पायलट प्रोजेक्ट था और अब अगला खेल शुरू हो गया है। आप देखते रहिए अगला फेज में, जिसमें नाम है बालेन, रवि, कुलमान, शूदन, और अब आकर उसमें नाम जुड़ रहा है गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा का। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि यह सब संयोग है तो आप भी नैरेटिव के अंदर कैद हैं। यह वीडियो सत्ता से सवाल पूछता है, डरने वालों के लिए नहीं। आइए बात करते हैं डीप स्टेट, अदृश्य मालिक। डीप स्टेट कोई भूत नहीं है और ना ही कोई एक आदमी। डीप स्टेट क्या होता है? तो डीप स्टेट होता है खुफिया एजेंसियों, अस्थाई परमानेंट नौकरशाही, सैन्य औद्योगिक गठजोड़, कॉरपोरेट और हथियारों की लॉबी और कुछ चुने हुए मीडिया बुद्धिजीवी। मीडिया को आप देख रहे हैं ना, जेनजी आंदोलन में किस तरह नेपाल का मीडिया केवल उसी पर लग गया। और आज एक सम्मेलन हो रहा है, कहा जा रहा है विशेष महाधिवेशन। मीडिया आप चारों ओर खोलिए, अभी जय 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 जयकार हो रहा है। और यही मीडिया 2 दिन बाद देखिएगा इसकी बदलती हुई रूप। तो जो ये सब मिलकर तय करते हैं कि देश में कौन आएगा, कौन जाएगा और कितनी आज़ादी के साथ चलेगा। आपको बता दें, तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान और अब आज अमेरिका तक में डीप स्टेट की चर्चा आम बात हो चुकी है। तो सवाल है कि क्या नेपाल इससे अछूता है? डीप स्टेट कोई कल्पना नहीं है, यह वह सिस्टम है जो तय करता है कौन नेता बनेगा, कौन हटेगा और कौन लोकतंत्र का दुश्मन कहलाएगा। देश बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, स्क्रिप्ट नहीं बदलती। स्क्रिप्ट तो तैयार किया जाता है कहीं से। अब मैं बात करता हूं कि नेपाल को ही क्यों चुना जाता है और नेपाल को ही क्यों चुना गया। भारत और चीन के बीच फंसा एक परफेक्ट प्रयोगशाला, यह लेबोरेटरी के रूप में बहुत ही सूटेबल साबित हो रहा है, जिसकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, भ्रष्ट राजनीति है, गुस्से में युवा। आज सबसे बड़ा फायदा इसको मिल रहा है असंतोष का, और ये असंतोष युवाओं में, हालांकि हर एक वर्ग में है लेकिन युवाओं में सबसे ज़्यादा है। तो इससे बेहतर टारगेट क्या चाहिए? अमेरिका को नेपाल चाहिए, दोस्ती के लिए नहीं, दबाव बनाने के लिए।
यहाँ से बहुत कुछ कर सकता है अमेरिका। जेनजी विद्रोह, वो विद्रोह क्या था? इस्तेमाल करो और उसको फेंक दो। युवाओं को बोला गया यह तुम्हारी क्रांति है, लेकिन क्रांति के बाद क्या हुआ? नेतृत्व गायब, शहीदों का नाम नहीं, और कैमरे पर नए हीरो का चेहरा। जेनजी ने खून बहाया, क्रेडिट किसी और ने लिया। यह विद्रोह नहीं था, यह यूज एंड थ्रो मॉडल था। और यही डीप स्टेट वाले वहाँ से स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, वो यूज एंड थ्रो स्क्रिप्ट रहता है, और उसी में नेपाली फंसते हैं। अब नए चेहरे, पुरानी स्क्रिप्ट। बालेन ईमानदार, रवि सिस्टम से बाहर, कुलमान टेक्नोक्रेट, सब एक साथ नहीं। यह था मैन्युफैक्चर्ड होप, इसको मैन्युफैक्चर्ड होप कहते हैं, ताकि जनता पुराने दलों से नफरत करे और नए कंट्रोल्ड ऑप्शन को अपनाए। पुराने दलों, पुराने चेहरा से लोगों में ज़्यादा संतुष्टि है, उसी चीज़ को पकड़ा गया है, और नया चेहरा को कुछ दिन आगे लाया जा रहा है, ठीक जैसे जेनजी में आकर हुआ और आज जो यूज एंड थ्रो में चले गए हैं। अराजकता प्लान्ड है, संसद का पता नहीं है। कहा जा रहा है संसद बहाल करो, फिर चुनाव कराओ, फिर अदालत घसीटो, फिर समझौते करो। यह गड़बड़ी नहीं, यह तो डिजाइन है, डिजाइन, ताकि देश थका रहे, देश बेचैन में रहे और फैसला चुपचाप होता रहे। जी हाँ, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है बैकअप प्लान, गगन और विश्व प्रकाश। अब सबसे खतरनाक हिस्सा, अगर बालेन मॉडल फेल हुआ तो क्या होगा? तो इसका प्लान बी भी तैयार हो चुका है, और प्लान बी के रूप में देखा जा रहा है नेपाली कांग्रेस के अंदर बहुत ही युवा, स्मार्ट, ग्लोबल फ्रेंडली चेहरे, स्पष्ट वक्ता, धारावाह बोलने वाले व्यक्ति, और ऐसा चेहरा में दो नाम सबसे आगे आ गया है। एक है श्री गगन थापा, दूसरा है श्री विश्व प्रकाश शर्मा। सवाल सुनिए, अचानक विशेष महाधिवेशन क्यों? ये विशेष महाधिवेशन चुनाव से पहले, ठीक है, विशेष महाधिवेशन में आप का दावा है 60%, 70% या 80% ही ले आए, लेकिन विशेष महाधिवेशन से क्यों? ये आप नियमित जा रहे हैं, फ्रेंडली दिखा रहे हैं, या दादागिरी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस? फिर भी चलो, लेकिन इस विशेष महाधिवेशन पर तो प्रश्न चिन्ह लगा रह जाएगा। अचानक नेतृत्व बदलने की बेचैनी क्यों? बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये छटपटाहट क्यों कि तुरंत ही नेतृत्व बदल दिया जाए, और वो भी चुनाव जब आपके दरवाजा पर खड़ा है तब। लेकिन ये सब क्यों है? तो क्योंकि स्क्रिप्ट को एक और चेहरा चाहिए। जी हाँ, स्क्रिप्ट एक और चेहरा खोज रहा है। अगर यह खेल सफल हुआ तो नेपाल को क्या मिलेगा? जी हाँ, यह प्रश्न है। तो नेपाल को मिलेगा पड़ोसी राष्ट्र चीन का दबाव, भारत की जिज्ञासा, संसाधनों की लूट और असहमति की सजा। जो मानेगा वो रहेगा, जो नहीं मानेगा हटेगा। इतिहास गवाह है इसका, जरा पीछे मुड़ के देखिए तो ये सब साबित हो जाएगा। आज लड़ाई बालेन बनाम ओली और गगन थापा बनाम शेर बहादुर देउपा की नहीं है, लड़ाई है राष्ट्रीय संप्रभुता बनाम डिजाइन की हुई राजनीति। अगर ये आप मानते हैं कि अब भी जनता
चेहरे देखकर फैसला करेगी, चेहरे पर जाएगी जो ये बहुत ही आकर्षक व्यक्ति है। तो याद रखिए, अगला वीडियो फिर हमें इतिहास पर बनाना होगा। मित्रों, नेपाल में जो हो रहा है वह अछूता नहीं है, ना ही पूरी तरह स्वतः स्फूर्त। यह आंतरिक विफलताओं और बाहरी अवसरवाद का संगम है। सवाल यह नहीं है कि डीप स्टेट है या नहीं, सवाल यह है कि क्या नेपाल इतना कमजोर हो चुका है कि कोई भी अदृश्य शक्ति यहाँ प्रयोगशाला चला सके और नेपाल चुपचाप देखता रहे, उस प्रयोगशाला का कोई विरोध नहीं कर सके। यदि समय रहते राजनीतिक चेतना, संस्थागत मजबूती और राष्ट्रीय हित आधारित विमर्श नहीं बना तो चेहरे बदलेंगे, नारे बदलेंगे, लेकिन निर्भरता और अस्थिरता अस्थायी हो जाएगी। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको चुभा तो समझिए सही जगह लगा। इसको शेयर करें, कमेंट में बोले, क्योंकि खामोशी सबसे बड़ा अपराध है। मित्रों, आपने सुना, आपको कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करावें और हमारा वीडियो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।